हाँ जी। सबसे पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कल रात को एक समरी भेजी गई है। वो समरी को आपने अपनी हैंड राइटिंग में भी आपकी कॉपी की बैक साइड पर जहां पर भी मेंटेन करना है। ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स की आपको समरी मिलती रहा करेगी। प्लीज डू नॉट थिंक कि ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे तो है, बाद में उससे रिवाइज कर लेंगे, बाद में फाइलें ढूंढते रह जाओगे। इतनी फाइल्स तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होती है। तो इट इज बेटर आप अपनी हैंड राइटिंग में ही उस समरी को लिख लो। देखो, बात ऐसी है कि मैं चाहूं तो क्लास में भी बोल दूं कि हाँ जी बेटा ये स्क्रीन पर है, कॉपी कर लो। क्लास का टाइम जाता है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। राइट। अभी सर से भी बात हो रही थी, तो आपका अभी जीएसटी पेंडिंग है ना? जीएसटी के लिए भी टाइम निकालना है, इधर से ग्रुप टू के बाकी सब्जेक्ट भी शुरू होंगे। तो बात ऐसी है कि थोड़ा आजकल में क्योंकि लाइट वेट है चीजें, हम चाहें तो अपनी क्लासेस की ड्यूरेशन 15-20 मिनट से बढ़ा देंगे। हम 1:15 की बजाय 2:30 बजे तक भी लेकर जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रखेंगे। बट पॉइंट इज, जहां जहां हमारे पास टाइम बचाने का स्कोप है वो भी है जी। जहां जहां टाइम इंक्रीज करने का स्कोप है क्लासेस का, वो भी रखेंगे। अल्टीमेटली आप सभी को पता है कि आपके लिए सिलेबस की कंप्लीशन डेडलाइन क्या है पता है? 30 अक्टूबर। तो वो आप अक्टूबर के महीने में ज्यादा परेशान ना हो। इसके लिए जहां जहां अभी से ही पॉसिबिलिटीज हैं, हम थोड़ा 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 करके काम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। नाउ यू ऑल नो व्हाट लीवरेजेस इज। अगर मैं आज की क्लास में बोलूं, जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं, मेजोरिटी काम जैसे कल भी आप ही ने किया था, आज भी आप लोग ही करेंगे। बट पॉइंट इज कि आपके सामने अब चीजें सारी हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो वाला एंगल रह गया। इफ नॉट टुडे, कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। घर पर इस चैप्टर की बढ़िया तैयारी कर लेना ओवर द वीकेंड, ओवर संडे। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया, दिस चैप्टर टेंड्स टू टेक अ बैक सीट बाद में जाकर। जब पार्ट सिलेबस टेस्ट आएगा, फिर ना ऐसे लगता है यार एसएम पढ़ लो, या एफएम के अगले 2 चैप्टर्स पढ़ लो। यार ये तो हो ही गया था ना, ये तो 3-4 तो फॉर्मूले हैं, ये रहने दो। फिर गलतियां इसमें हो जाती हैं, ये भी दिक्कत आती है। तो इसलिए इसको साथ के साथ पैक कर लेना। ओके। स्कैनर ऑर्डर हो चुके हैं, थोड़े टाइम में आ जाएंगे। अब बताइए आपका डाउट क्या है? 35th क्वेश्चन था, हाँ जी। कलेशी क्वेश्चन बोलो। फोर्थ पॉइंट में सेल्स वो कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्मूले से निकाले तो 30 लाख आ रही है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। And उससे निकाल ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट से निकालोगे तो अलग आ रही है, और कंबाइंड, यस यस। हाँ हाँ हाँ। अगेन मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन की तरफ से ड्राफ्टिंग एरर है, सो बोथ ऑफ द ऑल्टरनेटिव शुड वर्क। ये पूरा क्वेश्चन ही ऑल्टरनेटिव्स वाला है। इसमें अगर लेटर से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा विद द मॉड्यूल आंसर, मेरे मेरे साथ डिस्कस कर लेना। कल मैंने आपको एटलीस्ट इस रिक्वायरमेंट को तो बता दिया था, सेकंड का, कि सेकंड रिक्वायरमेंट कैसे सॉल्व हुई है मॉड्यूल में यूजिंग ओएल का वर्किंग नोट। वो तो कर लिया। उसके बाद जब फोर्थ रिक्वायरमेंट पर आए, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो अलग आंसर आता है, कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो अलग आंसर आएगा। बोथ द ऑल्टरनेटिव्स आर ओके। डन। एनी अदर डाउट? हाँ जी। 28 क्वेश्चन, हाँ जी। अच्छा जी। 28 क्वेश्चन किस किस की कॉपी में मुझे मिलेगा? 28 क्वेश्चन मुझे किस किस की कॉपी में मिलेगा? 28 क्वेश्चन, कीप योर हैंड रेस्ड। ठीक है, अगर ये एक हाथ दुखेगा तो दूसरा रेस कर लेना, बट कीप योर हैंड रेस्ड जब तक मैं लोअर करने को ना बोलूं। हाँ जी, किसका हाथ खड़ा नहीं है मुझे वो देखने को जी। अच्छा, वो मैं बता देती हूँ अभी। ठीक है, आई थिंक सो। तरनजीत, आपने नहीं किया क्वेश्चन? हाँ जी। अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चलो डिलीवर योर हैंड्स प्लीज। हाँ जी। 28 क्वेश्चन में बताइए क्या मैच नहीं हो रहा, क्या डाउट आ रहा है? मैम इसमें एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड दे दो प्लीज। बेटा कंट्रीब्यूशन आ गई थी आपके पास? यस। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कंट्रीब्यूशन आ गई थी? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ए कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है 60%। आप बोलोगे अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40% है। 100 माइनस 60, 40। देखो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो और पीवी रेशो मिलाकर 100 बनती है, 100%। पीवी रेशो का क्या मतलब है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, राइट? सो अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% है तो पीवी रेशो कितनी हो गई? 40%। और यहां से आप बोल दोगे कि सेल्स आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 40%। ओके, हाँ जी।
28th क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद रीजंस। मुझे बताओ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड में लीवरेजेस को नोटिस करो, किसकी लीवरेज हायर है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों हायर है, दैट मींस कंबाइंड लीवरेज भी हायर ही होगी। दैट मींस ए लिमिटेड के पास ज्यादा रिस्क है। बस इतनी सी बात, ए लिमिटेड के पास ज्यादा रिस्क है एंड बी के पास रिस्क कम है, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज प्लेस्ड बेटर। बी के पास रिस्क कम है तो बी इज बेटर। ठीक, एक सेकंड दो। 28 में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी। 35th क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाई है, दिखाना जरा। पीवी रेशो बता देते हैं। ये आप कह रहे हो 35th क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट का? अच्छा ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके करके ठीक है ठीक है। ईपीएस आपकी मैच नहीं कर रही है क्या उधर से? नहीं कर रहा मैं देख, एक सेकंड पकड़ना बेटा, मेरे पास भी होगा ये। सो आई एम नॉट 0.202 ठीक है। हाँ हाँ जी, आप क्या कह रहे हो बेटा? पीवी रेशो, पीवी रेशो कौन से क्वेश्चन में? आपकी इनकम स्टेटमेंट पूरी तैयार है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करो। हाँ करो। कंट्रीब्यूशन, एक सेकेंड। 6.8 है, मुझे कंट्रीब्यूशन की वर्किंग्स दिखाओ। कंट्रीब्यूशन निकाली कैसे है? अरे वही, सुनो सुनो, आपने जो किया, मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत किया, आपने एफएल यूज करके वर्किंग नोट बनाया। आपने कल की क्लास अटेंड की थी? कल मैंने यही तो बताया था कि 35th क्वेश्चन में, बेटा जी रिक्वेस्टिंग साइलेंस प्लीज, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन असाइन कर देती हूँ। जिन लोगों को सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एक सेकंड दो। हम मुझे सीक्वेंस के हिसाब से बताओ कि कौन सा क्वेश्चन है। कहाँ तक हम कर चुके हैं? 23rd तक कर चुके हैं। 26th क्वेश्चन पर आ जाओ। 26th क्वेश्चन पर इनकम स्टेटमेंट बना लो। अभी रिक्वायरमेंट मत आंसर करना, इनकम स्टेटमेंट बना लो बस। 26th क्वेश्चन पर बेटा आप सुनो। 35th क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्लास में किसी बच्चे ने ओएल का वर्किंग नोट बनाया, किसी बच्चे ने एफएल का वर्किंग नोट बनाया, सबकी इनकम स्टेटमेंट सेम थी। वही सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 था। मैंने कल क्लास में इसी चीज को तो लेकर अवेयर किया था कि बेटा अगर आप एफएल का वर्किंग नोट बनाओगे तो ईबीआईटी अलग आएगा, ओएल के वर्किंग नोट से इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो वो इनकम स्टेटमेंट अलग होगी। दैट इज व्हाई योर आंसर इज नॉट मैचिंग विद दैट आंसर। ओएल के वर्किंग नोट से करूंगा, राइट? हाँ जी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला नहीं याद हुआ अभी तक? हाँ कंबाइंड लीवरेज का पता है। हाँ, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज द वर्ड मीन वन एंड द सेम। ठीक है? हाँ जी। हाँ फिक्स कॉस्ट तो हायर अगर उसकी है भी सही बेटा, उसकी फिर कवरेज भी तो अच्छी होगी ना। अच्छा अगर मेरे पास इसका इंटरेस्ट गिवन है, राइट, आप एक बार इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल के देख लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, राइट? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट इसका बेटर आएगा बी का। वैसे भी रिस्क देख लो कम ही है, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, बट वैसे हम कह रहे हैं कि कवरेज को ध्यान में भी रखते हुए वैसे रिस्क कम हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट कहां से निकालना? ईबीआईटी से। ईबीआईटी भी बहुत अच्छा ही होगा जी। ये चीज है, देख लेना करके एक बार। See, it's always about the ratio कह लो rather than the numerical value। बचपन में पढ़ते थे, रेशियोज निकालने का लॉजिक ही यही था कि एक कंपनी है, वो अगर प्रॉफिट कमा रही है 1 लाख और दूसरी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 2 लाख, तो जरूरी नहीं है ये कंपनी बेटर है। मान लो इसकी सेल्स ही 5 लाख है, तो व्हाट इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बता सकते हो? 20%। इसकी सेल्स 20 लाख है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितनी आ गई? 10%। सो वी शुड ऑलवेज कंपेयर द रेशियो रादर देन द रुपी वैल्यू। ये चीज है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 रेडी? ईबीटी तक ही पहुंच पाओगे? टैक्सेशन अवेलेबल नहीं है? अच्छा जी।
अब ध्यान से देखना, व्हाट इज फर्म्स आरओआई, पहली रिक्वायरमेंट यही है, व्हाट इज फर्म्स आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा इसको हम आरओसीई भी बोल देते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाएगा, व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मुझे बताओ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है? डेट है 45 लाख और इक्विटी है 55 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 1 करोड़। 1 करोड़ निकाल लो जी। हाँ जी, कितना बता रहे? 27%। कंफर्म करें सभी बच्चे? आरओआई को आप आरओसीई बोल दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, जो कि इस क्वेश्चन में डेट दिखाई दे रहा है और इक्विटी दिखाई दे रहा है। ठीक, हो गया जी सबके पास? अब ध्यान से सुनो, सेकेंड रिक्वायरमेंट, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज नहीं निकालनी इधर, फाइनेंशियल लीवरेज नहीं निकालनी। अगर निकाल भी रहे हो तो निकाल के अब बताओ फेवरेबल अनफेवरेबल का आंसर कैसे दे दोगे? ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज नहीं निकालनी। अब फेवरेबल का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, पहले सभी बच्चे स्क्रीन पर फोकस करें बेटा। आपने 1 करोड़ की कैपिटल एम्प्लॉयड रखी, मतलब प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाया 1 करोड़ का। अब इस 1 करोड़ में से डेट फंड्स कितने हैं और इक्विटी फंड्स 55, ये दोनों ने मिलकर कमाई की है 27%। बट आप वैसे देखो, ये डेट फंड्स की कॉस्ट कितनी है? डेट फंड्स की कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है, परसेंटेज? 9%, राइट? तो 45 लाख का ये पैसा प्रोजेक्ट से तो कमा रहा है 27%। देखो पूरा पूरा 1 करोड़ कमा रहा है 27%, मतलब इंडिविजुअली 45 लाख और 55 लाख कमा रहे हैं 27%, राइट? अब ये डेट के बारे में बात करो, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज डेट की वजह से ये थी। तो अब डेट के बारे में बात करो कि 45 लाख प्रोजेक्ट में लगकर कमाकर ला रहे हैं 27%, वेराज इनकी कॉस्ट कंपनी को कितनी पड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ 9%। तो हम बोल रहे हैं अच्छी बात है जी, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। रादर जो ये गैप है कि जी इनको पे तो 9% के हिसाब से करना है, वैसे कमा के ला रहे थे 27%, ये गैप कितने परसेंट का हो गया? 18%। ये 18% सरप्लस किसके नाम का बचता है? इक्विटी के नाम का, इक्विटी के नाम का। तो इन दिस क्वेश्चन वैसे आरओई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि टैक्स नहीं है, राइट? बट अगर आरओई कैलकुलेट करोगे तो वो मोर देन 27% ही आएगी। इक्विटी अपने दम पे तो 27% कमा रहा है, बट इसको ये सरप्लस भी तो फ्लो करेगा। बट वो सरप्लस की बात अभी तक हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि टैक्सेशन वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो बात की कहानी है। रादर आपका एक पेंडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कुछ 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 ये बात करता है। मुझे एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने दो सिलेबस में, मैं आपको वापस से प्रॉपरली लेकर आऊंगी। अब एक फ्लिप साइड करते हैं, मान लो डेट फंड्स की कॉस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% ना होकर 39% हो जाता, मान लो तो क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज तो देखो है, बट वो अनफेवरेबल है। डेट फंड्स की कॉस्ट है 39%, वो कमाई सिर्फ 27% की लाकर कर रहे हैं। सो वेन एवर यू हैव टू गिव द आंसर कि वेदर देर इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज और नॉट, बोलो सिंस आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 27% इज मोर देन इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, इंटरेस्ट रेट ऑन डेट कितना? 9%, कॉमा कंपनी हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, कंपनी हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज? ऑलराइट, आगे बढ़े। थर्ड रिक्वायरमेंट, कुछ ये करना है, सिर्फ ये करना है। आपके पास स्कैनर में सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें भी एग्जैक्टली एक ही लाइन का आंसर है ये। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, बेटा कैपिटल टर्नओवर रेशो
कैपिटल टर्नओवर रेशो, सिंपली सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे एसेट्स टर्नओवर रेशो क्या थी, सेल्स अपॉन एसेट्स, ये सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कह रहे हैं जी इंडस्ट्री की 3 है, आप बताओ कंपनी की उसके कंपैरिजन में हाई है या लो है। कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी की सेल्स 75 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 1 करोड़, तो कितनी डाली है 0.75। लिखो कंपनी हैज लो कैपिटल टर्नओवर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, company has low capital turnover as compared to industry। ठीक, ओके, राइट। बच्चे अगली रिक्वायरमेंट में तीनों लीवरेजेस रिक्वेस्ट है 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल कर रखो, क्योंकि आगे इस्तेमाल होना है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगली रिक्वायरमेंट, ओ एल एफ एल सी एल। मैडम आप ROI को ROC की हाँ वही वही, आर ओ आई आर ओ सी ई अभी के लिए सेम चीज मान सकते। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में जो पैसा लग रहा है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन दी प्रोजेक्ट। नहीं कंबाइंड एवरेज 1.2 एक सेकंड लेना, ऑपरेटिंग आराम से आराम से आराम से आराम से, ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है। फाइनेंशियल 1.176। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, ये है 1.2222, यस 1.1765 कर लिया, 1.4379 79। जीरो। लो जी, तीनों लीवरेजेस आपके सामने हैं, प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है। यस ओएल का फॉर्मूला क्या है, सीएल का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्लास में ही लिखने की आदत डाले, भले आप घर पे नोट्स बना रहे हो तब भी क्लास में प्रॉपर काम करो। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट तक सभी बच्चे पहुंच जाएं, फिर एक साथ ही फिफ्थ रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट तक सभी बच्चे पहुंच जाएं। स्टार्ट करें फिफ्थ रिक्वायरमेंट। If sales is increased by 10%, by what percentage EBIT will increase? कौन सी लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज। लगाओ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। ओके, बस क्वेश्चन ने परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा था, इन्होंने रिवाइज्ड ईबीआईटी नहीं पूछा, तो यहां तक ही लेकर आ जाओ रिक्वायरमेंट को। ठीक, सिक्स्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी जीरो। कैलकुलेट करो, मुझे सेल वैल्यू इन रुपी चाहिए होगी एज योर आंसर। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी विल बी जीरो। ये आपको करके बताना।
करोड़ में कैसे? सेल की वैल्यू, रुपी वैल्यू तकरीबन 2284 समथिंग है। देखिए, दो तरीके से काम हो सकता है। कल भी हमने ऐसा काम किया था। आप या तो कंबाइंड लीवरेज यूज कर लो। मुझे बताना कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। बट जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है वहां पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। बात एक ही है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपके पास कंबाइंड लीवरेज है 1.4379। अच्छा, ईबीटी को आप जीरो करना चाहते हैं, अभी जो भी प्रेजेंट लेवल है उसको जीरो पर लाना मतलब 100% डिक्लाइन करवा देना, राइट? तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ जाएगा। ये मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये परसेंटेज बताओ। 100 डिवाइडेड बाय 69.54। अरे यार, क्या ये दिक्कत है? मुझे बताओ 8 के बाद अगली फिगर क्या है? 9 कर। तो आप बोलो रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? ओरिजिनल सेल्स बेटा कितनी है? 75 लाख। इसको माइनस करवा दो 69.5459% से। 2284। ऐसा कुछ 22.84 लाख अप्रोक्सीमेटली। इसी चीज को सॉल्व कर सकते हो विद ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे कोई बच्चा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन बता सकता है? फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन। डेफिनेशन वो सेल्स जिस पर ईपीएस जीरो हो। बच्चे इन दिस क्वेश्चन क्योंकि कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईपीएस जीरो होने का मतलब ईबीटी जीरो हो सकता है। वही क्वेश्चन ने ईबीटी जीरो करवाने की बात कही है। तो हमारे लिए ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू तो आती है, सेल्स इन रुपी वैल्यू, राइट? इसका फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अपॉन पीवी। अब आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम पर सिर्फ इंटरेस्ट है, कितना? अच्छा, पीवी रेशो के बारे में बात करते हैं। 44%। कैसे? ध्यान से सुनना। सिंस वेरिएबल कॉस्ट इज 56% ऑफ सेल्स गिवन है ना क्वेश्चन में, दिस इंप्लाइज पीवी रेशो इज 100 माइनस 56, 44%। ओके, अब मुझे आप बताइए, फाइनल आंसर आना तो भैया 22 चलेगा। थोड़ा सा ही फर्क है, तकरीबन 30-32 रुपए का फर्क है, चलेगा, इतना तक चलेगा। नो वरीज अबाउट इट। रीजन बीइंग मेरे पास कंबाइंड लीवरेज अप्रोक्सीमेटेड थी, फिर मेरे पास परसेंटेज चेंज वाली बात अप्रोक्सीमेटेड थी, तो थोड़ा बहुत तो देखो डिफरेंस आएगा ही आएगा। एज लॉन्ग एज योर आंसर इज 22.84 लाख अप्रोक्सीमेटली, इट्स ओके। दोनों तरीकों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। आपको नॉलेज अवेयरनेस दोनों मेथड्स की होनी चाहिए, ठीक? एग्जाम में कोई भी एक ही तरीका करना होता है। नाउ प्लीज कम टू लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। If EBIT increases by 20%, by what percent EBT will increase? अब सोचो, EBIT, EBT फाइनेंशियल लीवरेज का मुझे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला बताओगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। बट अगेन जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है वहां पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बेटा फाइनेंशियल लीवरेज कितनी थी आपके पास? ओके ओके, ठीक है, कर लो काम एक बारी। 1.1765 ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना, कहाँ है 20%। सो
परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज वर्ड यूज कर लेना आप। इन ईबीटी आप मुझे बता रहे हैं 23.53। लो, रिवाइज वैल्यू पूछी नहीं, आप निकाल रहे हो तो दैट्स फाइन, बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा बच्चे। ठीक है, ओके, डन। सभी बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे खुद से। शुरू कर दो जी। मैम इसकी केपीटी रिपोर्ट करना 4 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये लो जी। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, 26 सभी के पास कंप्लीट हो चुका है, आ चुके हैं सभी लोग 27 पर। मैं चेक कर लेती हूँ। English 1.5 and 5. चेक कर लेती हूँ एक मिनट, एक सेकंड देना। ईबीटी मुझे बताना, ये कितना? EBT 11.742। Doubles. अकॉर्डिंगली ईएटी कितना आ रहा है? 704,520। एक सेकेंड, Combined leverage 1.70। एक सेकेंड।
और ईपीएस आप मुझे कितना बता रहे हो? 1.4090 1.40 1.409। अच्छा, हाँ जी। ईपीएस 1.409 बता रहे हो, और ओएल कितना बता रहे हो? 1.4 1.43। और सीएल कितना बता रहे हो? 1.9708 1.97। एनीवन विद डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि डिफरेंट आंसर्स एक्सपेक्टेड तो है। हाँ जी, 1.95 ये 1.5155। सुनो 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 ध्यान से, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो। आपने फाइनेंशियल लीवरेज क्वेश्चन में गिवन नोट तो कर ली कि हाँ जी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। कितनी गिवन थी बाय द वे? 1.49। आप इसको यूज करके क्या निकाल रहे हो? एक बार ना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही काम लिखने जा रही हूँ, कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा। अगर आपने इसको यूज करके ईबीआईटी निकाला, कितना निकाला बेटा आपने? 13501 1350। हाँ, 122.4। 122 तक यही है। अब सुनो, हाउ विल यू जस्टिफाई दिस पोर्शन देन? ये यहाँ से तो कैसे निकल रहा है, कैसे निकल, सुनो एक सेकेंड। हाँ जी, ओके, एक सेकेंड। जिन बच्चों का, आपका बेटा, आपका नाम वनीशा, और पीछे लास्ट में आपका नाम मानिक। मानिक, वनीशा और आप लिखिता। मुझे सिर्फ ये 3 बच्चे बताना, क्योंकि तीनों ने शायद सेम काम किया है। अच्छा, प्लीज फोकस बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है। आप वनीशा, लिखिता एंड मानिक, कैसे एक्सप्लेन करो इस पोर्शन को, कैसे कंप्लीट कर रहे हो मुझे दिखाओगे? लिखिता, कंट्रीब्यूशन आपने निकाली 2046122, आपने भी ऐसे किया वनीशा। Now, how are you able to justify contribution? Sales 84 लाख गिवन है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। पीवी रेशो 27.55% है। क्वेश्चन के द्वारा दी हुई जो चीज है बेटा, वो पत्थर की लकीर है, आप उसको गलत नहीं कह सकते। पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है? सेल्स क्वेश्चन ने बताई, हाँ या ना? पीवी रेशो बताई, मतलब कंट्रीब्यूशन हैज टू बी दिस 2314200। ध्यान से सुनो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैज टू बी दिस, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा था, मतलब ईबीआईटी हैज टू बी दिस। अब सुनो, मेरी बात कंप्लीट होने दो बेटा। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ने 44400, क्वेश्चन ने बोला बॉन्ड है, बॉन्ड के अलावा एडिशनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन ने कहा बोल दिया कि इंटरेस्ट जो है बॉन्ड वाला ही है, क्वेश्चन ने बोलते बॉन्ड है जी, इसलिए हम एफएल यूज करेंगे। बट एफएल यूज करके हम ईबीआईटी नहीं निकालेंगे। एफएल यूज करके हम इंटरेस्ट वगैरह जैसी चीज या ईबीटी जैसी चीज निकालो। ईबीआईटी तो बेटा पत्थर की लकीर हो गया। ईबीआईटी उन चीजों से निकल रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है विद देयर प्रॉपर नेम। क्वेश्चन ने नहीं बोला कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। इन्होंने प्रॉपर नाम लिया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट क्या इन्होंने इंटरेस्ट गिवन दिया था? अगर तो क्वेश्चन बोल देते ना इंटरेस्ट इज 44400, फिर हम बोल देते ना जी कोई और इंटरेस्ट नहीं हो सकता। बट क्वेश्चन ने ऐसे नहीं बोला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बॉन्ड है, आपने बॉन्ड पे इंटरेस्ट निकाल लिया, बट वो इकलौता इंटरेस्ट नहीं है। हमको अल्टीमेटली एफएल तो प्रूव करवानी ही करवानी है कि 1.49 है। हाउ विल यू डू दिस? अब मेरे साथ साथ वो प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओ। तो मैम ये बॉन्ड की जगह ये डिबेंचर होता, फिर हम इंटरेस्ट वही लिख रहे हैं। नहीं नहीं, चाहे डिबेंचर है चाहे बॉन्ड है, क्वेश्चन इंटरेस्ट ना बोलकर डिबेंचर बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि डिबेंचर पर तो इंटरेस्ट है ही, उसके अलावा एडिशनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। वो भी हमें कंसीडर हाँ जी, वही करवा रही हूं मैं, इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिए बच्चे, ऑल राइट, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है? 1.49। मेरी ईबीआईटी तो फिक्स हो गई है जी 1618200 पर, इसमें कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। एडजस्टमेंट पॉसिबल तो ईबीटी में है। मुझे बताओगे ईबीटी कितना आ रहा है? 1174 ना बेटा, ईबीटी इसको यूज करके इतना
ठीक, तो ईबीटी मैं ये नहीं लिख रही, मैं लिख रही हूँ ये, दैट मीन्स हाउ एम आई एक्सप्लेनिंग दिस गैप, एडिशनल इंटरेस्ट। वो एडिशनल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेना जितनी भी आ रही है। लाइक वाइज आई विल हैव टू कंटिन्यू माई इनकम स्टेटमेंट। आप इंटरेस्ट को लेकर डाउट क्रिएट कर सकते हो कि इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट कर लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट वर्ड एज इंटरेस्ट गिवन नहीं है, वो बॉन्ड गिवन है जी। बॉन्ड के अलावा कोई और इंटरेस्ट भी हो सकता है। बाकी क्वेश्चन में सारी चीजें ट्रू होल्ड कर रही थी मोर और लेस। यहाँ पर एफएल ट्रू होल्ड करवाना है मुझे, यहाँ पर मुझे देखो बाकी क्वेश्चन में एफएल, देखो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया बिना वेरीफाई करे कि एफएल जस्टिफाई हुई कि नहीं हुई, राइट। बाद में जब पकड़ में आई चीज तो लग रहा है कि नहीं एफएल जस्टिफाई नहीं हो रही, मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट करनी है, तो ये चीज है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में एफएल गिवन ही नहीं होगी, आप देख लो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, या गिवन है तो वो ट्रू होल्ड कर रही थी, ऐसा है। तो एक चीज, टू रैप थिंग्स अप, ध्यान से सुनो। कोई भी सब्जेक्ट है ना, आपको लगता है कि क्वेश्चन एक रेडीमेड चीज दे रहा है कि शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी या उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमेशा शक किया करो कि कुछ ना कुछ तो पंगा डेफिनेटली होगा ही होगा। आप ये ना बोलो कि ऐसे अच्छा बन गया, एफएल पूछी नहीं दे दी थी, अच्छा नहीं है बेटा, ये तंग करने के तरीके हैं उनके। हमेशा शक करना है एट द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपको लगता है गिवन नहीं होनी चाहिए थी, एज रिक्वायरमेंट पूछी जानी चाहिए थी। हमेशा शक करो। हाँ जी, क्या क्या डाउट आ रहा है बताओ। हाँ हाँ, वैसे ही करना है, ऐसे ही करना है। आप दूसरा तरीका क्या था, वो तो बच्चों को बता दिया ना कि वो पॉसिबल नहीं है, उससे फिर क्वेश्चन की हुई, देखो मैं एफएल ठीक करवाने के चक्कर में बाकी चीजें गलत करवा दूंगी। क्वेश्चन की दी हुई, मुझे क्वेश्चन की दी हुई एफएल भी ओके करनी है, क्वेश्चन की दी हुई पीवी रेशो भी ओके करनी है। हाँ जी, क्या चल रहा है पीछे, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ आंसर। सभी को क्लियर है क्या एडजस्टमेंट करनी है? आप मुझे बताओ एडिशनल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? ओके, अब बताओ जी ईएटी कितना आ रहा है? 65164। और अब बताओ ईपीएस कितना आ रहा है? 1.30। अब कैलकुलेट करो ओएल और सीएल। ओएल तो बेटा आपने जो निकाली हुई थी ना पहले 1.43, वो ठीक थी। कंबाइंड लीवरेज ठीक कर लो अब, 2.13 आई थिंक सो। कंप्लीट कर लीजिए, आंसर स्क्रीन पर है। एंड नाउ जिसका कोई डाउट है तो बता दो, जिनका हो गया कंपेयर दिस क्वेश्चन विद क्वेश्चन 24। ईबीआईटी तो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाकर सेल्स में से फिर आगे कंट्रीब्यूशन आ गई, क्योंकि पीवी रेशियो गिवन थी। एक सेकेंड, फिक्स कॉस्ट गिवन था तो ईबीआईटी आ गया, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इन मटेरियल। पीवी रेशियो देवर सप्लाई बाय व्हिच एक सेकेंड, बेटा क्या चल रहा है ये? मैं एक जने का डाउट हैंडल कर रही हूँ तो बाकी लोग भी मुझसे मैम मैम कर रहे हैं। एक तो वो चीज रोक दो, दूसरी चीज इतना शोर कि मुझे उस बच्चे की आवाज ही नहीं सुन रही है। दिस इज नॉट हाउ द क्लासेस आर सपोज टू गो। हाँ जी बताओ। मैम पीवी रेशियो दिया हुआ है 27.55, हाँ इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 50 into 100। हाँ, कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। हाँ, इसमें ये करके इसका कितना आ रहा है? 27.55। हाँ, सेल्स कितनी है? 84 लाख। 50 है, 50 का है, सॉरी 84। करके देखो। हो गया। हाँ जी बताओ। नहीं आ रही, अभी देख लेते हो। हाँ जी, पीछे डाउट था आपका। हाँ जी। हम्म, तो हमने ईबीआईटी हमने निकाली है 16.182,
और उसी इंटरेस्ट आ जाएगा, उस इंटरेस्ट में से पुराना इंटरेस्ट माइनस करके additional आ जाएगा। ऐसे कर लो, या आप ऐसा बोलो ना कि मैंने पुराना इंटरेस्ट पहले से लिखा था, मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर होगी क्योंकि ईबीटी निकाल लिया था। वन एंड द सेम थिंग, जो आप कह रहे हो वो भी ठीक ही है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। हाँ जी, वर्किंग दिखाओ। क्या नहीं आ रहा था आपके पास? गलत आ रहा था, कुछ 53 समथिंग अभी भी ये कंट्रीब्यूशन, बेटा वेरिएबल कॉस्ट आपने आपने ये कैसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया। कंट्रीब्यूशन इज 23,140 ना। हाँ जी, ऑल डन। किसी का कोई डाउट? जिनके पास क्वेश्चन हो गया है दे शुड कंपेयर दिस क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 24। इज इट विजुअली द सेम? विजुअली द सेम है, होमवर्क में मार्क करूं, बट मैं इधर बोलूं कोई झोल नहीं एडिशनल इंटरेस्ट का। जो इंटरेस्ट है उसी से फाइनेंशियल लीवरेज ट्रू होल्ड करेगी। जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है, क्या बॉन्ड्स ही गिवन है ना? क्वेश्चन नंबर 24 में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट का झोल नहीं है। मैंने आपको अभी से बता दिया, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाना, वट एवर इज बॉन्ड्स का इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है, और आपकी फाइनेंशियल लीवरेज 1.39 आ जाएगी। ठीक है, वो ओके हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे सीक्वेंस के हिसाब से बताओ किन तीनों के। बेटा सॉल्यूशन फाइल में मिल जाएंगे, होमवर्क फाइल में। 27 के आंसर ये लो, ईपीएस 1.3 और ओएल और सीएल सामने है 1.43 एंड 2.13। ये अब आपने हाँ हाँ, करेक्शन करके ही सारी चीजें आ रही हैं अब। हमें मतलब एडिशनल निकालना पड़ेगा वहां पे। देखो, निकालना पड़ेगा की बात नहीं होती, बात ये है कि क्वेश्चन ने अगर बता दिया एफएल इज 1.49, मुझे एफएल 1.49 जस्टिफाई करना पड़ेगा। मेरी अपनी इनकम स्टेटमेंट उस हिसाब से एडजस्टेड रहेगी ही रहेगी। उस एडजस्टेड इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पर रिक्वायरमेंट आंसर है। गलत हो जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज होल्ड करती, क्वेश्चन के द्वारा दी गई बाकी चीजें गलत हो जाती। पीवी रेशियो नहीं आ पाती। क्वेश्चन है पीवी रेशियो 27.55 दी है, मेरे को वो भी ट्रू रखनी है। मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट 6,96,000 रुपीज वो भी रखना है। तो ये चीजें, हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ जी, तक की दिमाग रखना पड़ेगा। हाँ, ऑल राइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, गिव इट अ रीड। ऑल राइट, कौन कौन बच्चे हैं अभी भी 27 पर? प्लीज रेज योर हैंड, जो बच्चे अभी 27 पर चल रहे हैं। हाँ जी, 27 पर कोई बच्चा है अभी? हो गया? पता नहीं डिस्कशन किस चीज की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर सभी लोग आ जाएंगे। DOL इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक, पढ़े मेरे साथ साथ। सेल रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड एट 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लाख, मतलब सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट है, बट वैसे टोटल सेल वैल्यू 20 लाख है। एंड कंट्रीब्यूशन इज 10 लाख। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट DOL, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इज 2.5। Company does not have any preference shares. Number of equity shares are 1 lakh. Applicable corporate tax rate is 50% and rate of interest on debt capital is 16%. आप नोटिस करना, डेट कैपिटल की रुपी वैल्यू नहीं है, कितना डेट है वो नहीं पता, बट 16% इंटरेस्ट के साथ है वो। What is EPS at the sales revenue of 20 lakh and amount of debt capital of the company if a 25% decline in sales will wipe out EPS? फिलहाल करंट सेल्स कितनी है? 20 लाख की। 20 लाख की सेल पर आपसे ईपीएस पूछ लिया, दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2, आपने अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल भी बतानी है। बट क्वेश्चन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप अपनी करंट सेल्स को 25% से गिरा दोगे तो आपका जो भी ईपीएस आ रहा है, निकालोगे अभी ईपीएस, वो पूरा पूरा वाइप आउट हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी अभी आएगा वो जीरो हो जाएगा। क्या इंसाइट मिल रही है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से? कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड लीवरेज, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये लिखो, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो वाइप आउट ईपीएस मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज 100 व्हेन सेल्स इज डिक्लाइन बाय 25%। तो कंबाइंड लीवरेज कितनी आ गई? 4 टाइम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज ऊपर गिवन थी 2.5, कंबाइंड लीवरेज आ गई 4। बनाइए जी इनकम स्टेटमेंट, और जो पूछा है वो निकल कर आ सकता है। कंबाइंड कंबाइंड लीवरेज से इंटरेस्ट है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ओएल और सीएल यूज करके, वटेवर जो भी मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई कर लो। इनकम स्टेटमेंट पहले ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लो, फिर जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से बढ़ लो, आगे देख लो। देख लेते हैं अभी। जी, इंटरेस्ट की रुपी वैल्यू आपके पास आ रही है 150। क्वेश्चन है हमसे, ईपीएस पूछा था 1.25 आ रहा है जी, एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट है 1,50,000 एंड इट इज डेट कैपिटल का 16%। तो हाँ जी, डेट कैपिटल वाली बात, इंटरेस्ट आपके पास 1.5 लाख आया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ जी मानिक, इंटरेस्ट 1.5 लाख आया हुआ है। आपने वर्किंग नोट्स किस किस चीज के बनाए हैं अभी तक इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए? कर लो, पहले इंटरेस्ट की वैल्यू निकालो। हाँ जी, सुनो, एक वर्किंग नोट ऑपरेटिंग लीवरेज का बना लो, ईबीटी आ गया, ईबीआईटी आ गया, सॉरी ईबीआईटी। एक वर्किंग नोट कंबाइंड लीवरेज का बना लो, पहले से 4 निकाल ली थी, ईबीटी आ गया। और ईबीआईटी और ईबीटी का गैप इंटरेस्ट। हमने कैलकुलेशन फिगर करी थी 4 लाख और हो गया मेगा? हाँ जी, डन।
मानिक ईबीआईटी और ईबीटी आ गया, दोनों के बीच में बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो भी है वो डेट कैपिटल का 16% है, तो डेट कैपिटल कितनी आ गई वो निकाल लो बस, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 16%। ठीक, क्या मैंने आपको क्वेश्चन 30 होमवर्क में दिया था? Yes, yes. हो गया था? Yes. उसमें ओएल निकलनी थी 3, आई थिंक सो 30। Yes. वो छह आंसर एक सेकेंड, इस स्लाइड का 16% से तो लेना देना ही नहीं है, तो इसका तो combined हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चे आपके पास ओएल कितनी निकलनी थी? 3, एफएल, सीएल। ना क्वेश्चन ने पूछा फाइंड आउट कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल, मतलब सीएल, कंबाइंड लीवरेज की बात है, विच गिव हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कंबाइंड लीवरेज किधर आ रही है, लीस्ट कंबाइंड लीवरेज किधर आ रही है, आइडेंटिफाई हो गया था? बस ठीक है। कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यही होता है, और क्वेश्चन बता भी यही लाइन रहा है, अगर सेल्स गिरी 25% से ईपीएस 100% से गिर जाएगा। मैं क्लास के बाद दिखाऊंगी, मुझे रिमाइंडर करवा दें। हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 करना आपने मेरे साथ साथ ही है, आगे के आंसर्स में से वेरीफाई ना करना जब तक स्क्रीन पे नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जैसा आपको स्कैनर में मिलेगा, पुरानी स्कीम में 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फिलहाल ये किसी आरटीपी का क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं, अभी करना है जी, पढ़ते हैं। Following information has been extracted from accounts of newly incorporated textile private limited for the financial year 2021. सेल्स गिवन है, पीवी रेशो गिवन है, ओएल गिवन है, एफएल गिवन है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज फाइंड आउट एंड वेरीफाई इन ईच केस। पहला केस पढ़ना, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। बच्चे टैक्सेबल इनकम को आप ईबीटी भी बोल सकते हो। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। कोई ना कोई एक लीवरेज तो लग रही होगी, कौन सी लीवरेज लगती हुई दिखाई दे रही है? एक बार सोच लो, कंबाइंड बेटा ईबीटी है भाई, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, जहां प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है कंबाइंड लीवरेज है। बट क्वेश्चन ने फाइंड आउट तो बोला, वेरीफाई भी बोला ना। हाउ डू वी वेरीफाई? लीवरेज के कॉन्सेप्ट से आप फाइंड आउट तो कर लोगे, वेरीफाई मतलब रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओ और वेरीफाई करो वाकई लीवरेज के फॉर्मूला ने जो परसेंटेज चेंज बताया वो इनकम स्टेटमेंट से भी परसेंटेज चेंज ट्रू होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमको कैसे काम करना है मैं ही करके बताऊंगी पहली रिक्वायरमेंट में। उसके लिए ना पहले आप ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट बना लो, ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट एज अ वर्किंग नोट बना लो, पहले सबसे पहले वो काम करो, ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 31। नाउ पीवी रेशो गिवन है, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का 70% है। सो व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन की अमाउंट? 10 लाख, 50,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी तक ही पहुंच पाओगे बेटा, टैक्स नहीं है। अब आपने इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कैसे करनी है, देखो ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, इसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 1.4 is equal to 10,50,000 divided by EBIT। तो EBIT आप मुझे बता रहे हैं 7,50,000। ओके जी, नो EBIT तो 7,50,000 आ गया,
बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड कॉस्ट की बन जाएगी 3 लाख। ओके, ये कहाँ तक डन हो गया। अब नेक्स्ट आप यूज कर लो फाइनेंशियल लीवरेज। हम्म EBIT upon EBT 1.25 financial leverage और EBIT given है 750, EBT आ गया 6 लाख। EBT 6 लाख, हेंस इंटरेस्ट एज बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 150। लीजिए, आपकी ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट ये तैयार होनी चाहिए। कंबाइंड लीवरेज पता कर ले पहली रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट में कंबाइंड लीवरेज अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसको या तो आप कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बना लो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, या सिंपली बोलो ऑपरेटिंग लीवरेज और एफएल का सम है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स है ना, पॉइंट्स वाला चक्कर नहीं है। 1.75। ठीक, पहले बताओ सबके पास ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट बन गई, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर आ गए हैं सभी बच्चे। अब कंबाइंड लीवरेज का ही आप लगाओ परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला। कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, वो बात हमें पता है कि इट इज बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा जी, 1.75 इज इक्वल टू, मेरे पास सेल्स इंक्रीज हो रही थी 15% से, सो परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी कितना आ जाए 26.5। सो परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी आपने बताया 26.25। इसके लिए अब आपको वेरिफिकेशन भी बतानी है। फाइंड आउट तो हो गया, देखो क्वेश्चन ने दो चीजें पूछी है, फाइंड आउट एंड वेरीफाई। फाइंड आउट तो हो गया कि ईबीटी विल इंक्रीज बाय 26.25%। हाउ विल यू वेरीफाई, आप इनकम स्टेटमेंट रिवाइज्ड वाली बनाओ, उसमें सेल्स को बढ़ा दो, जितनी भी सेल्स ओरिजिनल गिवन है 15 लाख, उसको 15% से बढ़ाओ और लेकर जाओ इनकम स्टेटमेंट को ईबीटी तक, और देखो वाकई वो परसेंटेज इंक्रीज वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाइए, रिवाइज इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, थोड़ा केयरफुली काम करना। वेरिएबल कॉस्ट को सेम मत ले लेना, सेल्स बढ़ना मतलब यूनिट्स बढ़ जाना। तो पीवी रेशो का इस्तेमाल कर लो, पीवी रेशो 70% गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट 3% से नहीं बढ़ रही। ऐसे कर लो, मतलब बढ़ेगी, मैं इतना कह रही हूँ सेम ना रखना। इफ सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय 15%, वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज बाय 15%। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपकी कंट्रीब्यूशन जो आ रही है वो आ रही है 1207500। बेसिकली कंट्रीब्यूशन विल स्टिल बी 70% ऑफ सेल वैल्यू। फिक्स्ड कॉस्ट बीइंग फिक्स्ड 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा, तो ईबीआईटी कितना आ गया 907500। इंटरेस्ट उतना ही रहेगा 1.5 लाख का 1.5 लाख, तो ईबीटी कितना आ गया 757500। 757500। और फिर आप बोलोगे परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी। बेटा ओरिजिनल ईबीटी कितना था 6 लाख,
अब वो बढ़ गया है तो न्यूमरेटर में रखो कि कितने से बढ़ा है। 157,500 कहाँ से बढ़ा है? 6 लाख से बढ़ा है। तो बताओ क्या वाकई ही 26.25% बढ़ गया? वही हमने फॉर्मूला से निकाला, वही रिवाइज इनकम स्टेटमेंट से निकाला, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। रिवर्स कैसे? जैसे ईबीटी की वैल्यू फाइंड आउट उससे 3.2 आ रही थी, ईबीटी की वैल्यू बढ़ा के सबसे लो में डाल के ऊपर तो चले गए। आप ये देखो क्वेश्चन क्या बता रहे हो, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट? सेल्स इज इंक्रीजिंग, राइट? और बोल रहे पता करो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने पता कर लिया, हमने वेरीफाई करना है। हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वाकई ट्रिगर पॉइंट तो यही था कि सेल्स इज इंक्रीजिंग। बात तो वही है, आपकी सीधी इनकम स्टेटमेंट और रिवर्स इनकम स्टेटमेंट इज गोइंग टू लुक द सेम। वो तो है ही है, बट तरीका यही है। आप सेम ओएल से रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो। ओएल का जो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वही कह रहे हो, परसेंटेज चेंज वाला नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन। अब वो फॉर्मूला एक पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट को अप्लाई करता है, वो नई इनकम स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं कर सकता। ये चीज है। इसमें आएगा कैसे? क्या चीज है? ईबीआईटी नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाकर, कोई फॉर्मूला से नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे कि सेल्स बढ़ा दी तो कंट्रीब्यूशन कितनी आई है, फिर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो ईबीआईटी कितना आ रहा है। फिक्स कॉस्ट तो जो ओरिजिनल वाला है वही सेम ही है, 3 लाख का 3 लाख। देखो सेल बढ़ने का कारण यूनिट्स बढ़ना है, यूनिट्स बढ़ने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी ना। और इसमें मैम कंट्रीब्यूशन 70% हमने लिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में पीवी रेशियो गिवन है। पीवी रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। चाहे मेरे यूनिट्स बढ़ जाए कम हो जाए, यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज नहीं होगी। चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे आप 50 यूनिट बेचो, कंट्रीब्यूशन हमेशा सेल्स का 70% रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है जी, डन विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हाँ, मैं आपके साथ साथ ही काम करूंगी सेकंड रिक्वायरमेंट का। हाँ जी, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या पूछ रही है सभी बच्चे? हर एक में बनेगी। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स डिक्रीज बाय 10%। बेटा सेल्स का इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी कौन सी लीवरेज एक्सप्लेन करेगी? ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ जी, ऐसे कर लो। बट पॉइंट इज इधर मुझे इनकम स्टेटमेंट इस रिक्वायरमेंट में ईबीआईटी तक ही लेकर जानी है। सेक्शन फिर अगली वाली में इनकम स्टेटमेंट शुरू ही ईबीआईटी से होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट ऊपर वाला खाली छोड़, कर लो कर लो। सही बात है जी। हाँ जी, परसेंटेज डिक्रीज इन ईबीआईटी 14% आ रहा है। अब रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ जहां पर सेल आप कम कर रहे हो 10% से और ईबीआईटी तक ही पहुंचो बस। ईबीआईटी 645 वेरीफाई हो रहा है। तीनों में Actually, it is a completely right. Even though you receive the teams. बच्चे ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था?
7.5 लाख। 7 अब ये कितनी रुपी वैल्यू से डिक्लाइन कर रहा है? 105। तो 14% डिक्लाइन है, यस हाँ। हेंस वेरीफाइड। ये लो, सेकंड रिक्वायरमेंट आपके सामने है। ठीक, काम करना सीख गए हो? पहले फॉर्मूला से निकालो, फिर उसको इनकम स्टेटमेंट से वेरीफाई करो। ईबीआईटी से बनाओ। हाँ जी, थर्ड रिक्वायरमेंट में फाइनेंशियल लीवरेज यूज हो रही है। डू यू ऑल एग्री? फाइनेंशियल लीवरेज का ओरिजिनल फॉर्मूला वैसे तो न्यूमरेटर में नाम लेता है जी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, बट जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है वहां पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। फिर अब डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 1.25। ईबीआईटी मेरा बढ़ रहा था 15% से, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी परसेंटेज इंक्रीज 12 कैसे? 15 इंटू 1.25 करो बेटा। उल्टा तो नहीं लिख दिया फॉर्मूला? रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट हाँ जी, ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 7.5 लाख। इसको आप इंक्रीज कर दो 15% से, माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी आपके पास आ रहा है ठीक है। ओरिजिनल ईबीटी है 6 लाख, यहां से ईबीटी बढ़ रहा है 112500 से बढ़ रहा है, हेंस 18.75%। लो जी, किसी को कुछ ऊपर नीचे स्क्रॉल करवाना है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके, जिनके पास हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 33 रीड करें। करना है है तो होमवर्क, डाउट क्यों आ रहा है कि करना है कि? 33 होमवर्क है वैसे, बट रीड अभी करना है। आपको लग रहा था कि होमवर्क वाला ही है, फिर नहीं नहीं, होमवर्क ही है बेटा, समझाना है, समझाना है। स्टार्ट करें 33 की डिस्कशन। ओके, company P and Q are having same earning before tax. Okay. However, margin of safety of company P is 0.2 and for company Q is 1.25 times than that of company P. देखो, एक छोटी सी ना काइंड ऑफ समरी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की। क्वेश्चन हमें एमओएस बोल रहा है, पी का 0.2 है और क्यू का इससे 1.25 टाइम्स है। 1.25 इंटू 0.2 करके बताओ। 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 0.25। अच्छा, एमओएस का क्या लेना देना? 1 by 1 और इसको रेसिप्रोकल करो तो ओएल आ जाएगी 5 and 4। ओके, आगे बढ़े। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी पी इज 1,50,000
and for company Q it is 1/3 less than that of company P. कंपनी P का 1.5 लाख है, तो Q का उसका 1/3 लेस कर दो। 1.5 लाख का 1/3 50,000, 50,000 लेस करो तो Q का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1 लाख। फिर फर्दर फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कंपनी P इज 4 एंड कंपनी Q की उसकी 75% है, मतलब 3। अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, पीवी रेशियो दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट बनाना आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसको होमवर्क में कर लें, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रीऑर्गेनाइज कर ली। ठीक है, दैट्स इट, इसको होमवर्क में कर लेना। प्रॉपर वर्किंग नोट में लिखकर बताना दैट ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1/MOS। ठीक है, वो वर्किंग नोट में लिखकर बताना, होमवर्क में ले जाओ। अब सभी बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसकी रीडिंग एंड एग्जीक्यूशन आपके हवाले है, और आप आपसी डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे मेरे साथ करेंगे। दिस इज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जी, तो सोचो यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम, कोई नहीं है हेल्प करने वाला। क्वेश्चन पढ़ो और खुद से सॉल्व करो। पहले तो ब्लैंक फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का अपनी कॉपी में तैयार कर लो, और जो जो चीजें फिट कर पा रहे हो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से वो भी फिट कर दो। मेरे ख्याल से वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख और आपका इंटरेस्ट 30,000, ये फिट हो सकता है। जैसा फॉर्मेट गिवन है, बस एक्स एक्स मत लिखना, वो रुपी वैल्यू की जगह छोड़ दो। एग्जाम में आया हुआ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पुरानी स्कीम में। टफ है? नॉट रियली। लीवरेज चैप्टर, या लीवरेज चैप्टर कब से टफ हो गया? हाँ, थोड़ा सा फंसा हुआ जरूर फील कर रहे हैं। हाँ जी मैम, मैंने चेंजेस करवाने हैं। अच्छा, कोई फॉर्मूला मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले वही हैं। आप कर लो। थोड़ा सा
नहीं 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 नहीं, नहीं स्टार्टिंग कर। हाँ जी, ओएल यूज नहीं हो सकता क्योंकि ओएल का फॉर्मूला क्या है जी? कंट्रीब्यूशन अपॉन। इन दोनों में से एक चीज गिवन नहीं है, रादर इन दोनों के एक बीच में एक चीज आती है फिक्स कॉस्ट, वो भी गिवन नहीं है। अलग अलग फिक्स कॉस्ट भी होता तब भी बात बन सकती थी, कुछ है ही नहीं, फंस गए। आप कहाँ पहुंचे रिद्धि? एक से सॉल्व किया, सॉल्व हो गया। करो 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 बेटा, ध्यान से सुनो। वैसे आए दिन आगे पीछे अपने एक्सेस को याद करते रहते हो, यहाँ पे याद कर लेते। लेट सेल्स बी एक्स। अगर सेल्स एक्स है तो ईएटी 5% ऑफ सेल है, तो वो कितना हो गया? ईएटी 0.05x। करो अब, ठीक है करो, बन सकती है बात। ऐसे थोड़ी ना होता है, दिस इज नॉट मैथ्स। लेट सेल्स बी एक्स, तो ईएटी इज 5% ऑफ एक्स यानी कि 0.05x। अब देखो अपनी इनकम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से सुनना। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गई, एक्स माइनस 6 लाख आ गई, कंट्रीब्यूशन को यहीं पे रोक दो। अच्छा जी, ईएटी 0.05x है, इनकम टैक्स रेट 50% है, क्या आप मुझे ईबीटी बता पाएंगे? 0.1x। तो कैन आई से ईबीआईटी? अब रिवर्स वर्किंग में ईबीआईटी इज 0.1x प्लस इंटरेस्ट 30,000। अब ध्यान से सुनो, हम जो कह रहे थे कि ओएल का इस्तेमाल हो जाएगा। अब ओएल में कितनी गिवन है? ओएल 4, कंट्रीब्यूशन भी एक्स की टर्म्स में है बेटा, और ईबीआईटी भी एक्स की टर्म्स में आ गया, इक्वेशन बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ईएटी 0.05x है, ठीक है। अगर आप टैक्स देते हो 50% तो रिमेनिंग ईएटी भी 50% ही बचता है। तो अगर ईएटी 50% है तो ईबीटी 100% है, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 कर लो, है ना? 12 आ रही है मेघा, एक बार वर्किंग्स देख लो दोबारा से। इक्वेशन बन गई थी यहां तक? इक्वेशन यहां तक अगर बन गई, मैं देख लेती हूँ, मैथमेटिकल मिस्टेक होती है, कोई नहीं, हो जाती है। 5 कंट्रीब्यूशन, एक सेकंड, सेल्स ईबीटी, ईबीटी प्लस है ना, ये प्लस का साइन है ना, एक बार करके देखो, ये प्लस का साइन है। सुनो, मुझे क्या चाहिए? ओएल का फॉर्मूला आपने लिखा, निकाल लिखा फॉर्मूला। हाँ ईबीआईटी, तो ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ोगे ना बच्चे, टू अराइव एट ईबीआईटी। ईबीआईटी ऊपर वाली फिगर है ना, तो ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ोगे, है ना? हाँ जी, 12 लाख। किसी को इक्वेशन सॉल्विंग में हेल्प चाहिए तो बताइए। सेल्स का तो 12 लाख है बच्चे, एक्स की वैल्यू 12 लाख। अब इनकम स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लो, इनकम स्टेटमेंट प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, एएटी तक ले जाओ। सेल्स 12 लाख। हाँ जी, किसी को इक्वेशन बनाने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत बताइए। सेल्स 12 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन भी आ गई 6 लाख। अच्छा ईएटी 12 लाख का 50%, 5%, सॉरी,
60,000 तो ईबीटी 1 20 है, इंटरेस्ट 30 है, तो ईबीआईटी 1.5 लाख, हेंस फिक्स कॉस्ट इज 4.5। फिक्स कॉस्ट एज बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4.5 लाख। आप रिक्वायरमेंट आंसर कर दीजिए जो फर्दर गिवन है। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन में फर्दर रिक्वायरमेंट भी है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में बैलेंसिंग फिगर। आपने कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकाल ली और ईबीआईटी रिवर्स वर्किंग करके निकाला है। फाइनली कुछ आई आ रहा है फिनेंशियल के हिसाब से। ठीक है, हाँ जी, किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यही होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइन का मतलब मैम ईवीआईटी 0.18 प्लस 30,000 मैं बताती हूँ। आपके पास ईएटी 0.05x था, ईएटी से ईबीटी निकालो, टैक्स रेट 50% है। ठीक है, मतलब ऐसे बोलो, एक पोस्ट टैक्स चीज है, उसको प्री टैक्स पर लेकर जाना, क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 - t, है ना। तो 0.05x को डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, तो कितना आ रहा है, ईबीटी, ईबीटी आएगा ये, कितना आ रहा है बताओ, 0.1x। अब ईबीटी 0.1x है, इंटरेस्ट की रुपी वैल्यू 30,000 गिवन है, ऐड करके ईबीआईटी आ गया, रिवर्स वर्किंग किया। ये देखो ईबीटी आ गया 0.1x, इंटरेस्ट गिवन था क्वेश्चन की तरफ से, तो ईबीआईटी क्या हो गया, 0.1x प्लस 30,000, रिवर्स वर्किंग किया। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट सही से बन गई थी। ईबीआईटी कितना आ रहा है मेगा, वो तो फिक्स कॉस्ट है। ईबीआईटी तो 150 है, एक बार दिखाना जरा वर्किंग कैसे करी है। सेल्स 12 लाख है थोड़ी ना, ये 3 लाख थोड़ी ना, 30,000 है ना। ये ठीक करो, ये 3 लाख 3 प्लस 30,000 है। चाहिए नहीं, क्वेश्चन ने सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा। हाँ जी, डन, 2 रिक्वायरमेंट्स आंसर हो गई। कंबाइंड लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस सब आ गया। अब कंफर्म करें, चैप्टर में एक ही क्वेश्चन रहता है, कंफर्म कर देख के बताओ कौन सा क्वेश्चन रहता है, या एक से ज्यादा रहते हैं। 19 तो लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, 32 ही रहता है।
32 की रीडिंग लो, अभी बैठकर करेंगे, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। 37 पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो आप बाद में करना, खुद ही सॉल्व है, देख लो एक बार 37, बाद में कर लेना। मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा सुन लो एक बारी, मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो कर लोगे, वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में और अच्छे से सीख जाओगे, तो जाके 37 कर ले, ठीक है? अभी नहीं करना, सॉल्व है। जब भी कल को लीवरेजेस चैप्टर रिवाइज करोगे पेपर से पहले, 37 तब कर लेना, सॉल्व ही आपके पास। 30th 30। आपने ध्यान से सुनिए, ऑल राइट बेटा, सभी बच्चे 32 की रीडिंग लो, अदरवाइज वैसे बातें नहीं। 30th क्वेश्चन में सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल, माने कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल को हम प्यार से कंबाइंड लीवरेज ही बोलते हैं। सो फाइंड आउट द कंबाइंड लीवरेज विच गिव द हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। तो मुझे सारी 6 की 6 कंबाइंड लीवरेज निकालनी पड़ेंगी। जो हाईएस्ट आ रही है उसका नाम दे दो, कि लेट अस से सिचुएशन 3, प्लान बी, वट जो आंसर है उसका नाम दे दो। ऐसे लीस्ट कंबाइंड लीवरेज कहाँ आ रही है, किस सिचुएशन में, किस प्लान में, वो नाम दे दो, दैट्स इट। आपने निकाली हुई है कंबाइंड लीवरेज? हाँ, जिधर हाईएस्ट आ रही है, 6 में से किधर हाईएस्ट आ रही है, निकाली हुई है? 6 में से हाईएस्ट किधर आ रही है? सिचुएशन 3 प्लान ए, राइट मानिक? और लीस्ट वैल्यू किधर आ रही है? सिचुएशन 1 प्लान बी। बस ये आंसर देना है। पहले 6 की 6 कंबाइंड लीवरेज निकली हो और वहां से हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? हाँ जी, शुड वी ऑल स्टार्ट विथ 32nd क्वेश्चन? ओके, आराम से पढ़ना 32nd क्वेश्चन को, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बेटा जल्दबाजी किसी चीज की नहीं, शुरू करने को नहीं कहा था मैंने। Following particulars relating to Navya Limited for the year ended 31st March 2021 is given. मेगा हो गया था वो ठीक? बताओ कहाँ बिल लग रही है गड़बड़? चलो अच्छा करो, बाकी सभी बच्चे अपने लेवल पर रीड करो। एक सेकंड। मेगा मेन की आंसर्स, क्योंकि अब तो इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। की आंसर्स नोट कर लो बच्चे। फाइनेंशियल लीवरेज का 1.25, कंबाइंड लीवरेज 5 और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 25। लिखे था ऐसे नहीं करना बेटा, रुक जाओ, मैंने रोक नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ ना, फिर काटी पीटी बजेगी, कोई फायदा है उस चीज का? हाँ जी, 32nd क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नव्या लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31st March 21 इज गिवन। आउटपुट गिवन है 1 लाख यूनिट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया। कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़े, ऑलरेडी कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 7% डिबेंचर्स है और करंट लायबिलिटीज है। Navya Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential and that will involve 10 lakh rupees। मतलब नया पैसा, नई फंडिंग अरेंज करनी है 10 लाख की। कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%, क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं तो काइंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट है, तो न्यू प्रोजेक्ट कह लो। हमारे पास आउटपुट बढ़ जाएगा 50% से, यानी कि पहले अगर 1 लाख यूनिट थे तो अब कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख।
फिर आगे बढ़ो, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 5 लाख, मतलब अब कितना हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, 15 लाख का। अच्छा जी आगे बढ़ो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना था, 20, अब कितना हो जाएगा, 18। 18 लाख। 18 लाख नहीं, पर यूनिट है, पर यूनिट 20 था ना, तो अब पर यूनिट 18 होगा, राइट। Additional output can be sold at existing selling price without any adverse impact on the market। ध्यान से सुनो, नॉर्मल इकोनॉमिक्स कहती है जी, आप एज सप्लायर अगर सप्लाई यूनिट्स बढ़ा दोगे तो प्राइस एज पर दैट डिमांड सप्लाई जो आपने पढ़ा था नीचे जाएगा। बट ये लाइन क्या कह रही है कि अल्टीमेटली मार्केट कंडीशन ऐसी फेवरेबल है कि आप नया आउटपुट, एडिशनल आउटपुट गेरो मार्केट में बेचो, अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस जो भी ओरिजिनल था कितना था, 40 में ही बिकेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ following alternative schemes for financing the proposed expansion program are planned। जो मुझे नया पैसा लाना था 10 लाख का, वो 10 लाख को लाने के 3 ऑप्शन है, entirely by equity shares of 10 each at par, या 5 लाख by issue of equity shares at 10 each and balance by issue of 6% debentures of 100 each at par, and last plan entirely by 6% debentures of 100 each at par। 3 ऑप्शन क्या है, एक कह रहा है ऑल इक्विटी, एक कह रहा है पार्शियली इक्विटी पार्शियली डेट, और लास्ट वाला क्या कह रहा है, ऑल डेट। फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव्स वुड यू रेकमेंड फॉर नव्या लिमिटेड विद रेफरेंस टू रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 40%। आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन बतानी है जिसमें रिस्क रिटर्न एनालिसिस करना है। रिस्क विल बी मेजर्ड बाय लीवरेजेस एंड रिटर्न विल बी मेजर्ड विद ईपीएस। तो ईपीएस को कोरिलेट करना है लीवरेजेस के साथ। इसके लिए काम जो करना है, देखो इनकम स्टेटमेंट तो बनानी है, बट इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं। मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव है, तो 3 ऑल्टरनेटिव तो ईपीएस तो निकलेंगे ही निकलेंगे। एक मुझे ना ओरिजिनल ईपीएस में निकालना चाहिए। बताओ ये कंपनी न्यू कंपनी है या एग्जिस्टिंग कंपनी है, भाई एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग डिटेल्स कुछ है ना, तो एग्जिस्टिंग ईपीएस भी निकाल लो, एक्चुअली उसका रोल है डिसीजन मेकिंग। 0.58 क्या चीज, EPS ओरिजिनल ईपीएस बता रहे हो, अच्छा। रिस्क बेटा लीवरेजेस से, लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। अगर आपने ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस पर कितनी बता रहे हो, 5.58, दैट्स फाइन। अच्छा, फॉर अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देखो आप ही कहते हो कि थोड़ी सी मेहनत बचाओ, जैसे कि वनीशा ने बोला था इनकम स्टेटमेंट इकट्ठी बनवा दिया करो। मैंने तो इनकम स्टेटमेंट ओरिजिनल वाली और तीनों अल्टरनेटिव वाली इकट्ठी बनवानी है। बट इसी चैप्टर में मैंने ना आपको एक क्वेश्चन में चीज सिखाई थी, जब भी नया पैसा आता है अलग अलग ऑप्शन में आ रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ रहा है, देयर इज अ वर्किंग नोट जो कि इनकम स्टेटमेंट मुझे बनाने में बहुत हेल्प कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। अगर आपने पैटर्न पहले बना लिया ना बेटा, आप इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई गलती नहीं करोगे। नहीं तो सीधा स्क्रैच से इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, बार बार क्वेश्चन में झांकते फिरोगे इधर क्या डिटेल थी, राइट। हाँ जी, तीनों का ओरिजिनल स्टेटमेंट हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट विल बी ओरिजिनल एंड 4 कॉलम्स, यस। अच्छा, नया पैसा आएगा 10 लाख, पहले प्लान ने बोला सारा का सारा 10 लाख इक्विटी से आएगा। मुझे बताना दूसरे प्लान ने क्या बोला, पार्शियली। तो कितना पार्शियल, 5 लाख इक्विटी और बाकी का 5 लाख कितने परसेंट, 6%। और लास्ट प्लान क्या कह रहा है, कितने परसेंट डिपेंडेंस है वो, 6% ही है, ओके, 10 लाख, ठीक। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट में केयरफुली, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो है ही कंपनी के पास, पता चल रहा है, चेक करो। एक्सपेंशन से पहले जो बैलेंस शीट गिवन है या कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, 7% डिवेंचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो 10 लाख पर 7%, 70,000 तो देखो इंटरेस्ट है ही सही। अब नया इंटरेस्ट बताओ, एडिशनल इंटरेस्ट बताओ। प्लान बी में 30,000 और प्लान सी में 60,000,
ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट जो इनकम स्टेटमेंट में भेजोगे वो ये भेजो जो टोटल आ रहा है। ओके हो गया। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड कोई पुराना कोई नया ऐसा कुछ है? प्रेफरेंस डिविडेंड ना पुराना ना नया। अब ईपीएस निकालने के लिए एक और चीज होगी जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी यही हिसाब, एग्जिस्टिंग और फिर उसके बाद एडिशनल। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर से देखो 1 लाख, ये तो देखो है ही। एडिशनल कौन से प्लान में कितने? ठीक है, और ए में? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, पैटर्न बन गया। अब बनानी है इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, ओरिजिनल, फिर प्रोपोज्ड या आफ्टर एक्सपेंशन लिख दो, और इसमें ए, बी और सी। हाँ जी बच्चे, पहले ना हम ओरिजिनल कंप्लीट कर रहे हैं, सेल्स। मुझे बताइए ओरिजिनल यूनिट्स गिवन कितने हैं? 1 लाख, सेलिंग प्राइस 40, 40 लाख वेरिएबल कॉस्ट। 1 लाख यूनिट्स की ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट तो 20 थी ना पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन आ रही है जी 20 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट 10 लाख, ईबीआईटी 10 लाख, माइनस इंटरेस्ट। हाँ जी, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना था? 70,000। तो ईबीटी आ गया जी 9,30,000, माइनस टैक्स रेट 40%। तो ईएटी बता दो मुझे डायरेक्टली। 5,58,000। यही ईएटी अर्निंग्स फॉर इक्विटी है क्योंकि कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो बताइए आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर दोगे अगर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 1 लाख, तो ईपीएस कितना आ गया? 5.58। ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद ओरिजिनल में ही, एग्जिस्टिंग में ही आप तीनों लीवरेजेस कैलकुलेट कर डालो। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 2 टाइम्स फाइनेंशियल लीवरेज, सिंप्लीफाई होकर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ जी, 1.08 कर ले, जगह नहीं है ज्यादा लंबी थोड़ी लिखने की।
और कंबाइंड लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कर लो। 2.15. 2.15। पहले तो ये बताइए, सभी के पास ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई? Yes. अब तीनों ऑल्टरनेटिव्स की बात करनी है शुरू से, टॉप फ्रॉम दी टॉप। हो गया? ऑल डन है? ठीक है। हाँ जी बच्चे, ऑल्टरनेटिव ए की मैं बात करूं तो अब सेल्स 1 लाख यूनिट की नहीं है, कितने यूनिट्स की है? 1.5 लाख। बट सेलिंग प्राइसेस 40, तो सेल्स कितनी आ गई? 60 लाख। एंड बाय द वे यही 60 लाख कॉमन चलेगा। देखो, तीन प्लान्स अलग अलग क्यों है कि पैसा अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, तो कहानी कहां तक सेम रहेगी और कहां से बदलेगी? ईबीआईटी तक सेम रहेगी। ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट ही है पहली चीज, जो अलग अलग प्लान में अलग अलग होता है, राइट? फिर वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख पर यूनिट कितना? 18। तो ये कितना है जी बेटा वेरिएबल कॉस्ट? 27 लाख कह रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन आ रही है 33 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट अब कितना हो गया? 15। तो ईबीआईटी कितना आ रहा है? 18 लाख। ईबीआईटी 18 लाख तक तीनों प्लान्स कॉमन बात कर रहे हैं। अब आगे इंटरेस्ट कितना? पैटर्न से उठा लो, जो भी है इनकम स्टेटमेंट में बेटा, अब आप कंप्लीट करोगे, पैटर्न से उठा लो डिटेल्स। इंटरेस्ट कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, ये सब पैटर्न से उठा लो। ईपीएस, उसके बाद हर प्लान में तीनों लीवरेजेस सब रेडी रखो जी अब अपने पास। टेक योर ओन टाइम, जल्दबाजी कोई नहीं है, कैलकुलेशन ही है जी। मैं बता रही हूँ। सिचुएशन वन में 5.19 है, 6.8 ओएल आ रहा है 1.8, तीनों में सेम, तीनों में सेम ही होगा। एफएल 1.040, 1.058, 1.06, सीएल 1.9075, 1.91 कर लें। 1.9411, 1.9060। वन एंड द सेम थिंग। इसको बेशक ईबी से 1328 आ रहा है, इसको डिवाइडेड बाय 2 लाख वर्किंग हो बेटा, इनकम स्टेटमेंट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख नहीं है ना, 15 लाख है। ईबीआईटी 18 लाख है। हाँ जी, वो जरूरी नहीं है। पैटर्न इज नॉट नेसेसरी टू मेक, पैटर्न जस्ट हेल्प्स यू टू अवॉइड मिस्टेक इन मेकिंग द इनकम स्टेटमेंट। बार बार ना क्वेश्चन ही रेफर करना पड़ता अगर पैटर्न बना हुआ है तो। हाँ जी, पीछे क्या चल रहा है ये बताओ, हो गया क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन हो गया तो शांति से बैठे रहे। आंसर स्क्रीन पर है, नहीं आ रहा आंसर तो मुझे बताएं जरूर। मैंने ऊपर का काम किया ही नहीं, बताओ आपको क्या चाहिए? प्रोपोज में एक कॉस्ट क्या है? 15 लाख। और वो सब जगह, प्लान बी प्लान सी में भी 15 लाख ही है। बट इन्होंने बोला था ना 5 लाख से बढ़ जाएगा, बोला हुआ है इन्होंने।
हाँ जी, मैच कर रहा है मेघा। किस किस की कैलकुलेशन अभी चल रही है? निधि फटाफट से रैप अप करो। सलोनी हो गया? वर्किंग्स चेक करानी पड़ेंगी। बाकी दोनों आ रहे हैं सलोनी? चलो रुक जाते हैं, मैं देख लेती हूँ क्लास के बाद आपके क्या है। हाँ जी, ईपीएस हो गया एवरीवन? यस, ओके। एक बारी जिन बच्चों की कैलकुलेशन चल रही है बेटा रोक दो, स्क्रीन पर आपके सामने आंसर है, आंसर बाद में भी आ जाएंगे। अब एक बारी ना कमेंट सुनो, प्लान सिलेक्शन के बारे में सुनो। मुझे बताओ हाईएस्ट ईपीएस किधर आ रहा है? प्लान सी, अभी पहले समझ लो। अच्छा, हाईएस्ट रिस्क किधर है? हाईएस्ट रिस्क मतलब कंबाइंड लीवरेज देख लो जी। नहीं, ओरिजिनल तो है तीनों प्लान्स में, बताओ। So if we are expanding, plan C is going to generate maximum EPS, but उसमें maximum risk भी है। If we are expanding, let us say मैंने एक्सपेंशन का डिसीजन ले लिया बेटा, वो लॉक हो गया, राइट? मेरा लीस्ट रिस्क किधर है? प्लान ए बी और सी में लीस्ट रिस्क किधर है? ये है। अच्छा, एंड इट इज ऑल्सो कमिंग विद लीस्ट ईपीएस ऑल्सो, but this EPS in plan A is even less than current EPS. ये बात कभी भी शेयर होल्डर को पसंद नहीं आएगी। कंपनी एक्सपैंड भी कर गई और उनका ईपीएस गिर गया, भले रिस्क जो मर्जी कम था, अल्टीमेटली सबसे पहले क्या देखना है? ईपीएस देखना, राइट है जी? तो पॉइंट इज प्लान ए तो कतई सेलेक्ट नहीं, राइट? अब बात आती है अमंगस्ट प्लान बी एंड सी। प्लान बी और प्लान सी में करंट ईपीएस है तो हायर ही ईपीएस। अब बात ऐसी है, अगर आपने बिल्कुल ही हाईएस्ट ईपीएस के पीछे जाना है तो हाईएस्ट रिस्क भी लेना पड़ेगा। ये भी एक ऑप्शन है कि आप प्लान बी सोच लो जिसमें मॉडरेट ईपीएस है विद थोड़ा सा लेसर रिस्क। तो यहां पर कमेंट पता है कि हम क्या लिखेंगे? पूरी डिटेल अभी आपको लिखवाऊंगी। दैट इट इज अप टू रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी, risk taking capacity of the company. If the company wants to if the company is comfortable in taking higher risk, it will enjoy highest EPS of 10.02. However, if it wants to go thoda sa safe, it can opt for plan B, which involves moderate risk with moderate EPS. So there is no one concrete answer in this question, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली रिस्क और रिटर्न कोरिलेट हो रहा है। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, लेस द रिस्क लेस द रिटर्न। बट ये भी नहीं है कि लेस रिस्क लेकर ईपीएस बिल्कुल करंट से भी नीचे गिरा दो, वो तो आउट ही हो गया, ठीक है, एलिमिनेट ही हो गया। अब पहले कमेंट लिख लो, जिन बच्चों की कैलकुलेशन चल रही थी वो बाद में कंप्लीट कर लेना। कमेंट लिखो। देखिए, प्लान ए विल नॉट बी selected because its EPS is lower than current EPS of current EPS कितनी थी? 5.58। अच्छा मुझे बताओ, अगर प्लान ए में ये बात ना होती, लेट अस से ये 5.8 आ जाती या 5.9 आ जाती, तब हम क्या बोलते? तब तो फिर ऑप्शन सिलेक्शन में प्लान नहीं था, फिर तो हम ये भी बोलते इट इज अप टू रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल कम रिस्क लेना है ए पे आ जाओ, मॉडरेट रिस्क लेना है बी पर आ जाओ, हाईएस्ट रिस्क लेना है तो सी पर आ जाओ। फिर तो ए भी रेस में होता। खैर फिलहाल एज पर दीज फिगर्स ए रेस में नहीं है। देखिए, अमंगस्ट प्लान बी and plan C, final choice depends on risk taking capacity of the company, ठीक है? फिर if company can take higher risk,
if company can take higher risk, it can select plan C with highest EPS of, कितनी आ रही थी, 10 point something, 10.0 ठीक है. If company wants to take lower risk, it can select plan B with moderate EPS of, कितनी थी, 6 point, 8 ये लो जी. ठीक है, ये है आपकी प्लान सिलेक्शन. अब जिसकी जो कैलकुलेशन रहती थी वो कंप्लीट कर लो. चैप्टर एक बार के लिए ओवर हो चुका है. एज सुन एज स्कैनर्स विल अराइव, अगर नेक्स्ट वीक आ जाते हैं तो स्कैनर की डिस्कशन भी बीच में कहीं पर टेकअप कर लेंगे. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. होमवर्क कंफर्म कर देते हैं जी. जो क्वेश्चन रह गए थे, एक तो 24, एक 33, दो ही क्वेश्चन रहे, 24 एंड 33. हाँ जी, कोई वो नहीं है जी. मतलब इट्स लाइक स्टीव इज डेफिनेटली गिविंग अस हायर ईपीएस, बट उसमें रिस्क भी हायर है. वो तो ठीक है, ज्यादा अर्निंग कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा. हाउ कैन यू से, देखो ये ना इन नंबर्स पर ना जाओ कि एक सेकेंड 1.94 और 1.98 में ज्यादा फासला नहीं, आप शायद ये कहना चाह रहे हो. नहीं नहीं नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर स्कोप ऑल्सो. यही छोटा सा फासला भी बड़े से बड़े नुकसान भी करा सकता है. लीवरेज यही है जी. ठीक है, मोर द लीवरेज मोर द मैग्निफिकेशन वाली बात है. तो डू नॉट गो विद दिस कि ज्यादा फर्क नहीं है. ज्यादा फर्क होता तो 2 और 7 वाला फर्क होता. नो, इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द न्यूमेरिकल फिगर्स आर आल्सो गोइंग. वो चीज है. If the company wants to take lower risk, it can select plan B with moderate EPS of 6.8. ठीक है जी. जिनके पास हो गया है शांति से एग्जिट करें इंस्टीट्यूट विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ chaos.